हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। चैप्टर नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है विधि अनुवाद। इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। एक प्रकार से ये जो चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। ठीक है, कंप्लीट हमने सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, केवल एक चैप्टर बीच में स्किप हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली वो चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर देखे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो क्वेश्चन आंसर्स उससे पहला जो चैप्टर है उसमें ही हमने लगभग कवर करा दिए हैं। तो ये आपका एक प्रकार से लास्ट चैप्टर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो हमारा पहला आता है विधि का अनुवाद का क्या अर्थ है। इसमें एक भाषा की विधि संबंधित अर्थात कानून की सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। विधि का क्या मतलब है? कानून से संबंधित जो भी सामग्री है, कंटेंट है, एक भाषा से उसे दूसरी भाषा में तब्दील करना, चेंज करना। कानून की किताबें, अदालत के मुकदमे, तत्संबंधी विभिन्न आवेदन पत्र, कानून संहिताएं, नियम अधिनियम, संशोधित अधिनियम आदि कानून अनुवाद के प्रमुख हिस्से हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक प्रकार से ये सब कानून के अंतर्गत आती हैं, तो इनका अनुवाद का काम विधि अनुवाद के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार के अनुवाद में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के तो अनुवाद हैं उसमें हर एक शब्द का अपना एक अलग महत्व होता है, एक शब्द का एक अलग महत्व होता है। ठीक है, अगर आपने उसके बदले कोई और शब्द प्रयोग में ला दिया तो क्या होगा, आपका जो ट्रांसलेटेड वर्जन निकलेगा वो टोटली अलग निकलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रत्येक एक एक शब्द का ध्यान रख के अनुवाद किया जाता है। इसमें भावार्थी नहीं, शब्दार्थी महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब भावार्थ, इसमें भावनाओं का फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी भावनाओं का यूज़ करके इसको कर रहे हैं, नहीं, परंतु आपको सही शब्द का यूज़ करके ट्रांसलेशन करना है। ये साहित्य की तरह नहीं है जिसमें जिस क्षेत्र में कि आपने अगर कुछ हटा दिया या कुछ जोड़ दिया, ठीक है, तो सही भावना निकल जाए। यहाँ पे भावना से अर्थ नहीं है, यहाँ पे सही शब्द का प्रयोग करने से अर्थ है। इसके प्रत्येक शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस ट्रांसलेटेड विधि अनुवाद के क्षेत्र में प्रत्येक जो शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। एक शब्द का एक ही अर्थ अपेक्षित होता है, मतलब पहले से ही जब इसकी शब्दावली आप देखेंगे तो हर एक शब्द का एक अलग अर्थ आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार के अनुवाद को की भाषा पूरी तरह तकनीकी प्रकृति की होती है। अब बात करें विधि, साहित्य एवं अनुवाद। प्रोफेसर हरिमोहन ने कहा है कि विधि अथवा कानून की भाषा पारदर्शी होनी चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए भाषा विधि और कानून की टोटली। उसमें जो व्यक्ति को बताया जा रहा है वही व्यक्ति के साथ, उसमें आप कह सकते हैं, या दो जो व्यक्ति के साथ हुआ है वही उसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने लिखा कुछ और हुआ कुछ, तो इस प्रकार की कोई चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए। टोटली पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए भाषा। उसमें स्पष्टता का गुण होना चाहिए। पहली शर्त तो यह है कि भाषा टोटली स्पष्ट होनी चाहिए, पूरी तरह से प्रत्येक व्यक्ति उसको पढ़ के समझ पाए कि आखिर इसमें क्या लिखा है। यह भाषा उस भाषा से एकदम भिन्न है जो कथा साहित्य, यहाँ साहित्य आएगा, अथवा अन्य साहित्यों की तरह होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये साहित्य के क्षेत्र की तरह नहीं है जिसमें कहानी, कविताएं या फिर नाटक आते हैं। ये उससे बहुत ही ज़्यादा अलग क्षेत्र आ जाता है। न्याय के शासन में विश्वास बनाए रखने के लिए सर्वोपरि जनसाधारण का विश्वास अर्जित करने के लिए आवश्यक है कि जनता को उसकी अपनी भाषा में न्याय मिले। तो इसमें क्या बताएगा कि अगर आपको न्याय का शासन बना के रखना है अपने देश में, ठीक है, अपने राज्य में, तो वहाँ पे क्या करना होगा, जनता का आपको विश्वास जीतना होगा। और विश्वास जीतने के लिए जनता को उसकी अपनी भाषा में क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हम अंग्रेजों को ही न्याय व्यवस्था का उदाहरण ले लें। कंपनी शासन के समय से ही सर्वप्रथम सन 1797 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह विधान कर दिया गया था कि भारत संबंधी विधि अनुवाद भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किए जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या कर दिया गया था कि अंग्रेजों का अगर हम उदाहरण लें, भारत जब तक आज़ादी से पहले का अगर उदाहरण लें तो 1797 में ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें एक विधान, एक रूल पास किया गया था कि भारत से संबंधित जितने भी विधि अनुवाद होंगे वो भारतीय की भाषा में ही प्रकाशित किए जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे हिंदी भाषा का प्रचलन है तो जितने भी भारत से संबंधित कानून होंगे वो हिंदी भाषा में प्रचलित किए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपने संविधान में शासन, प्रशासन और विधि के क्षेत्र में
हिंदी के प्रयोग के लिए भाषा योजना रखी। अब जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद जब संविधान तैयार किया गया तो क्या संविधान में शासन प्रशासन किस प्रकार चला जाएगा, मतलब शासन किस प्रकार का होगा, प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी। साथ में विधि के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग के लिए क्या रखी गई, संकल्पना रखी गई। भाषा योजना के कुल 4 चरण होते हैं। प्रत्येक भाषा योजना के कुल 4 चरण होते हैं। पहला आता है चयन, साहित्यकरण, विशदीकरण और अनुपालन। इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य शासन प्रशासन तथा विधि आदि क्षेत्रों के लिए मानक भाषा और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना था। ठीक है, तो हिंदी का प्रयोग करना अपने शासन व्यवस्था में और विधि व्यवस्था में। ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य था कि शासन प्रशासन तथा विधि आदि जो क्षेत्र हैं उनमें मानक भाषा और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना, एक ऐसी भाषा का निर्माण करना या प्रयोग में लाना जो कि मानक हो, जिसको आप कह सकते हैं मान्यता प्राप्त हो, लोग ज़्यादातर जानते हो। तो वो कौन सी भाषा है, हिंदी। और उसके लिए ही पारिभाषिक शब्दावलियों का भी निर्माण करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माण के दौरान ही यह उपबंध किया गया था कि राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो राष्ट्रपति को संघ राज्य के परियोजना के लिए भाषा के बारे में सिफारिश करेगा। तो स्वतंत्रता होने के बाद संविधान निर्माण के दौरान जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय आप कह सकते हैं कि एक चीज़ रखी गई, लोगों ने एक सोचा कि राजभाषा आयोग की स्थापना की जाएगी, जो कि क्या करेगा, राष्ट्रपति को संघ की, जो भी संघ में काम करे जा रहे हैं, राष्ट्रपति को संघ की राजकीय परियोजना के लिए किसी भी एक भाषा के बारे में सिफारिश करेगा। मतलब जो भी, अगर आप सपोज करिए कि उदाहरण के राष्ट्रपति को बताएगा कि कौन सी भाषा का हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, केवल एक भाषा को ही नहीं मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को प्राप्त है। तो ये सब भाषाएं शुरुआत में राष्ट्रपति को बताई गई होंगी राजभाषा संघ के द्वारा, आयोग के द्वारा, और उसके बाद राष्ट्रपति ने उन्होंने अप्रूवल दिया होगा। 1995 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके तहत आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि विधि के क्षेत्र में हिंदी में समान रूप में काम करने के दो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कह सकते हैं 2 कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है। अगर हिंदी को हमें किसमें, विधि के क्षेत्र में लाना है, विधि शब्दावली का विकास करना पड़ेगा। पहले हमें समस्त अधिनियमों को विधि का हिंदी अनुवाद, हिंदी में पूर्ण अधिनियम। तो इसमें 2 बातें बताई गई हैं कि अगर हमें हिंदी का प्रयोग करना है अपने विधि व्यवस्था में टोटली पूरी तरह से, ठीक है, तो सबसे पहले हमें विधि शब्दावली का निर्माण करना होगा, उसका विकास करना होगा। दूसरे में समस्त अधिनियम का हिंदी, जितने भी अधिनियम बन के तैयार हो चुके हैं उनको फिर से बनाना होगा, वो भी हिंदी के ट्रांसलेटेड वर्जन में। तो ये उन्हें बताएगा। अपनी रिपोर्ट में राजभाषा आयोग ने विधि शब्दावली के निर्माण के साथ हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली के विकास के लिए केंद्र और राज्य में हो रहे प्रयासों को समन्वय स्थापित करने के लिए समुचित प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। अब क्या हुआ कि जब एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई राजभाषा आयोग के द्वारा कि जो विधि शब्दावली है, एक तो उसका निर्माण हो हिंदी तथा अन्य भाषाओं में, और तो और भारत में जो बाकी भाषाएं हैं उनका विकास हो सके। ठीक है, इसके लिए किस पर जोर दिया गया, केंद्र और राज्य सरकारों पर जोर दिया गया, ताकि जितने भी प्रकार की भाषाएं उनके राज्य में हैं जो कि प्रचलित हैं। ऐसा तो है नहीं कि हर छोटे से एरिया की जो भाषा है उसको प्रचलित माना जाएगा, नहीं। ऐसी भाषा जो कि पूरे एरिया में बोली जाती है, आप कह सकते हैं पूरे राज्य में बोली जाती है, उस भाषा को मान्यता प्राप्त दी जाए। परिणाम स्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति ने 1960 में विधि विशेषज्ञ की एक स्थायी आयोग बनाने का आदेश पारित किया तथा तदनुसार 1961 में संघ ने राजभाषा विधि आयोग की स्थापना की गई। तो परिणाम स्वरूप उस समय 1960 में राष्ट्रपति ने क्या करा, एक विधि विशेष का एक स्थायी आयोग मतलब परमानेंट आयोग बनाने का एक आदेश पारित किया, और उसके अनुसार 1961 में संघ ने राजभाषा विधि आयोग की स्थापना की गई, जो कि परमानेंटली भाषा के लिए काम करेगा। आयोग ने 1970 में विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण तैयार किया, जिसमें लगभग 10,000 प्रविष्टियाँ थी। तो जो राजभाषा आयोग है उसने 1970 में अपनी पहली बुक प्रकाशित की। ठीक है, पहली विधि शब्दावली प्रकाशित की, जिसमें लगभग 10,000 प्रविष्टियाँ थी, मतलब 10,000 एंट्री थी शब्दों की। आगे चलकर राजभाषा विधि, ठीक है, राजभाषा
आयोग का कार्य विधि मंत्रालय के विधायी विभाग में स्थापित राजभाषा खंड को सौंप दिया गया, जिसने 1979 में इस शब्दावली का प्रवर्धन संस्करण जारी किया। अब उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला जो 1970 में सबसे पहला संस्करण जारी किया गया था, उसके बाद 1979 में, ठीक है, इसके आगे के संस्करण के जो काम थे वो जारी किए गए। इसके पश्चात आज तक इसके कुल 6 संस्करण, मतलब 6 आप कह सकते हैं वर्जन्स आ चुके हैं, संस्करण आ चुके हैं, जिसमें कुल प्रविष्टियों की संख्या लगभग 50,000 हो चुकी है। ठीक है, 6 संस्करण आए जिसमें लगभग 50,000 शब्द आ चुके हैं। विधि साहित्य के अनुवाद के लिए आवश्यक है कि विधि शब्दावली का अनुवादक को ज्ञान हो। अब देखिए, इसका मेन पॉइंट है कि अगर आपको विधि साहित्य कानून से रिलेटेड अगर आपको अनुवाद के क्षेत्र में काम करना है तो आपको क्या करना होगा, विधि शब्दावली, जो भी शब्दावली बनाई गई है कानून से रिलेटेड, जिसको विधि शब्दावली भी कहा जाता है, उसका अच्छी खासी आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आप ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, मतलब कि ट्रांसलेटर को अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए विधि शब्दावली की, विधि साहित्य में अनुवाद के काम के लिए। अनुवाद में स्पष्टता, सहजता और प्रवाह हो। अनुवाद में जब भी आप ट्रांसलेटेड वर्जन आप प्रस्तुत करेंगे लोगों के सामने, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए और प्रवाह होना चाहिए। उसके काव्यांश और शब्दावली सर्वदेशी स्वरूप लेते हैं। अंत इन्हीं मानक काव्यांशों शब्दावली का प्रयोग निर्यात किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी काव्यांश या फिर शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है वो मान्यता प्राप्त हो, मतलब कि वो सब चीज़ें विधि शब्दावली में उपयुक्त हो। आपको कोई भी अलग से वर्ड का या फिर कोई भी मीनिंग जो है उसकी यूज़ नहीं करना है, आपको केवल मानक काव्यांश और शब्दावली का प्रयोग करना है अपने विधि साहित्य के अनुवाद के समय। संविधान के हिंदी अनुवाद को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई। तब उस समिति ने अंग्रेजों के बहुत से परिभाषित शब्दों के हिंदी प्राय तय किए। अब देखिए, जब संविधान को हिंदी में बनाया जा रहा था, संविधान के हिंदी अनुवाद को तैयार करने के लिए जब एक समिति, एक आप कह सकते हैं ग्रुप बनाया गया, मीटिंग बनाई गई, ठीक है, तो उस समय उसने क्या करा, अंग्रेजों के बहुत से, जो अंग्रेजी भाषा के बहुत सारे शब्द थे, उनके परिभाषित शब्दों का हिंदी प्राय मतलब हिंदी में चेंज करने के लिए तय किया। विधि के क्षेत्र में लगातार प्रयोग किए जाने के कारण अंग्रेजी के कुछ शब्दों को विशेष अर्थ प्राप्त हो गया था। तो मतलब कि कानून के क्षेत्र में कई सारे इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए जा रहे थे जिनको एक विशेष अर्थ प्राप्त हो गया था और लोग अब उन अर्थ शब्दों को जान चुके थे। जैसे कि हम देखते हैं, उन अर्थों का सही अभिप्राय प्रकट करने के लिए हिंदी में शब्द गढ़ने या शब्दों को रूढ़ी करने की आवश्यकता थी। मतलब अब कई सारे ऐसे शब्द थे जो मान्यता प्राप्त थे इंग्लिश के। जब संविधान बनाया जा रहा था हिंदी में, जब हिंदी में संविधान बन रहा था तो इंग्लिश के कई सारे शब्दों को मान्यता प्राप्त थी, तो उन्हीं शब्दों का हिंदी प्रारूप में हिंदी में चेंज करने के लिए काम किया जाने लगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ सीमा तक उस विशेष समिति ने की। तो उस जो समिति बनाई गई थी उसने इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए काम किया। जैसे कि लॉ शब्द के लिए विधि शब्द को बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द के लिए संविधान को बनाया गया, हाउस ऑफ पीपल के लिए लोकसभा शब्द को लिया गया और प्रेसिडेंट के लिए राष्ट्रपति शब्द को लिया गया, जो कि किसकी विशेष समिति की देन है। इस प्रकार हिंदी में विधि के अनुवाद का कार्य संविधान सभा के समय से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, विधि के क्षेत्र में जब अनुवाद का कार्य किया जा रहा था वो संविधान सभा जब बनी थी तभी से शुरू हो चुका था, क्योंकि संविधान आप कह सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया। अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, हम इस विधि के क्षेत्र में हम बहुत आगे आ चुके हैं। भारत को आज़ाद हुए कई साल हो चुके हैं। ठीक है, इस समय केंद्रीय सरकार का विधि संबंधी सभी कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करता है। तो क्या इस समय केंद्र सरकार की जितनी भी विधि या नियम कानून बनाए जाते हैं उन सब का अनुवाद का काम कौन करता है? सभी कार्य विधायी विभाग का राजभाषा खंड करता है। संविधान के प्रारंभ के समय सभी अधिनियम अंग्रेजी भाषा में बनाए गए थे और उसी भाषा में उपलब्ध थे। तो जब संविधान बनाया गया तो आप कह सकते हैं कि जो परमानेंट जो ओरिजिनल संविधान था वो इंग्लिश में तैयार किया गया था, परंतु कुछ समय बाद ही उसका हिंदी वर्जन भी लोगों ने उस पर हिंदी में भी काम करने के लिए लोगों ने शुरू कर दिया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि जब संविधान बनाया था तब हिंदी और इंग्लिश के अराउंड आया था।
तो बेसिकली स्टार्टिंग में इंग्लिश में आया था जब प्रस्तुत किया गया, पर कुछ ही समय बाद क्योंकि संविधान में लिखा गया था कि हमें हिंदी भाषा का प्रयोग करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हुआ, इसीलिए संविधान को भी हिंदी में अनुवाद करने के लिए काम चालू कर दिया गया। हिंदी भाषा भाषी राज्यों में यह प्रयास आरंभ किया गया कि अधिनियम के हिंदी में प्राधिकृत पाठ उपलब्ध हों। इस दृष्टि से बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कार्य आरंभ हो गए। तो क्या हुआ, अब हिंदी भाषा भाषी राज्य, ऐसे राज्य जिनमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक, वहाँ पे काम आरंभ हो गया था, मतलब प्रयास आरंभ हो गया था कि जो भी अधिनियम बनाए गए हैं ना, उनका हिंदी में ट्रांसलेटेड वर्जन भी उपलब्ध किया जाए, ठीक है, प्राधिकृत पाठ उपलब्ध हो। लोगों को हिंदी में जो अधिनियम, मतलब इंग्लिश में अधिनियम तो तैयार किए जाते, परंतु लोगों को हिंदी में भी उन अधिनियम के बारे में पता हो, इसीलिए उन अधिनियम को किसमें, हिंदी में प्राधिकृत किया जाए। इस दृष्टि से बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये सारे काम आरंभ कर दिए गए थे कि जितने भी अधिनियम तैयार किए जाएंगे उनको हिंदी में भी तैयार किया जाए। इन सभी राज्यों द्वारा यथासंभव केंद्रीय राज्य सरकार के विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित शब्दावली का प्रयोग किया जाए। तो इन राज्यों ने क्या करा, इन राज्यों को कहा गया कि आप जब कोई भी अधिनियम बनाएंगे, अगर वो इंग्लिश में है तो आपको उसका हिंदी वर्जन में तैयार करना है, और उसके लिए आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। अनुवाद में प्रयुक्ति भी वही है जो केंद्र सरकार ने अपनाई है। आगे बढ़े। इस तरह हमने देखा कि राजभाषा आयोग से प्रारंभ हुआ यह कार्य आज काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गया है। विधि साहित्य के अनुवाद को लेकर कुछ समस्याएं आती हैं, उन पर भी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर विधि साहित्य का आपको अनुवाद करना है तो कुछ समस्याओं को आपको फेस करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी समस्याएं उनको भी देखते हैं। सबसे पहले आती है अच्छे अनुवादकों का अभाव। अच्छे अनुवादकों का अभाव से तात्पर्य है कि अच्छे ट्रांसलेटर जिनको उस क्षेत्र से मतलब है कि विधि जो कानूनी क्षेत्र है उससे अच्छी खासी जानकारी हो, ठीक है, और विधि शब्दावली की भी अच्छी खासी जानकारी हो, ऐसे अनुवादक मतलब ऐसे ट्रांसलेटर को ढूंढना एक कठिन काम है। प्रयोजनामूलक साहित्य के अनुवाद को लेकर यह समस्या अक्सर महसूस की जाती है कि अच्छे अनुवादक कहाँ से लाए जाएं, मतलब अच्छे ट्रांसलेटर को कहाँ से लाया जाए। ऐसे अनुवादकों के लिए भाषा की विशेष समझ के साथ विशेष और विषय और संदर्भ की गहरी समझ होना उतनी आवश्यक है, ठीक है। तो ऐसे अनुवादक जिसको भाषा की अच्छी खासी जानकारी तो हो ही, साथ में विषय की भी अच्छी खासी जानकारी हो, वही व्यक्ति विधि साहित्य अनुवाद के क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थान, जो भी गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट आप कह सकते हैं ऑफिसेस हैं, संस्थान हैं, उन्हें अनुवादकों को प्रशिक्षण दिया जाए। अधिक से अधिक जो अनुवादक है ट्रांसलेटरों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस काम के लिए आकर्षित किए जाएं। अनुवाद को लेकर नकारात्मक रवैया। अनुवाद के प्रति नकारात्मक व्यवहार भी एक गंभीर समस्या है, ठीक है। अनुवाद को लेकर जो भी अनुवाद किया जाता है उसको लेकर कुछ लोगों का नकारात्मक रवैया रहता है, तो ये भी एक क्या है, एक आप कह सकते हैं समस्या है। चूँकि विधि के क्षेत्र में मूल लेखन अंग्रेजी में होता है और उसे लक्ष्य भाषा में उसी प्रभाव के साथ लाना तथा अनेकथार्थ की संभावना से बचना आदि कई तत्व मिलाकर अनुवाद कार्य एक जटिल कार्य बन जाता है। अब क्या होता है, शुरुआत में जो भी अधिनियम या फिर कोई भी रूल बनता है वो इंग्लिश में बनता है, उसको बाद में क्या करा जाता है, हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। अब तो जो मूल अंग्रेजी मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज जो अंग्रेजी है उसमें बनाया गया और लक्ष्य भाषा जो कि हमारी हिंदी है उसमें चेंज किया जाता है, तो क्या होता है, उस समय समस्याएं होती हैं। और ये भी बात है कि अनेकार्थ का मतलब है कि उसका कोई और अर्थ ना निकले। इस चीज़ से बचने के लिए कई तत्वों को मिलाकर अनुवाद कार्य करना एक जटिल काम बन जाता है, ठीक है। मतलब आपको कई सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कहीं जो हम लिख रहे हैं ट्रांसलेटेड वर्जन इसका कोई और अर्थ तो नहीं है। इस चीज़ को देखते देखते ये जो काम है ये जटिल, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कठिन काम बन जाता है। अनुवाद में अरुचि तथा सही मनोदया के अभाव उसके प्रति नकारात्मक भाव पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति अनुवाद का काम कर रहा है अगर वो बोर हो जाता है इस काम को करते करते या फिर उसकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या होगा, ये काम भी अच्छा नहीं होगा और उस व्यक्ति का अनुवाद के प्रति नकारात्मक रवैया भी रहेगा। भाषीय विविधता से क्या मतलब है कि बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, और इन भाषाओं का प्रयोग भी किया जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि विधिक साहित्य का निर्माण मूल्यतः अंग्रेजी में होता है, जितने भी विधिक
अधिनियम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, पहले इंग्लिश में बनते हैं। और राजभाषा अधिनियम के अनुसार उसका हिंदी में अनुवाद होना उतना ही आवश्यक है। तो राजभाषा अधिनियम का के अनुसार क्या है कि जो भी रूल इंग्लिश में बनाया गया उसको इंग्लिश हिंदी में भी बनाया जाए, और ये आवश्यक है, नेसेसरी है। विधि साहित्य की भाषा मूल्यतः कृतवाच्य प्रधान होती है। तो विधि साहित्य की जो भाषा है वो क्या होती है, कृता प्रधान। जो भी व्यक्ति ने उसको मूल्यतः मतलब शुरुआत में बनाया उसके अकॉर्डिंग होती है। किंतु अनुवाद करते समय अनुवादक के समक्ष यह समस्या आती है कि अंग्रेजी में कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति अधिक है, जबकि हिंदी के कृतावाच्य प्रधान भाषा के प्रयोग विधि साहित्य में होते हैं। ऐसे में अनुवादक के लिए स्रोत पाठ का अनुवाद उतनी बड़ी चुनौती बन जाती है। आपको इस तरह समझना है कि एक व्यक्ति जिसने एक अधिनियम, एक बिल बनाया, वो बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने जब इसको बनाया तो वो टोटली इस बिल से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस बिल को बनाने में लगा था। तो उसने किस किस प्रकार की उसकी मनोदशा थी, किस प्रकार से उसने सोच के ये बनाया है, ये चीज़ें अनुवादक जो कि ट्रांसलेटर है उसे नहीं पता होती। तो उस समय क्या होता है, जब ट्रांसलेटर इसका बिल को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करता है तो उसके सामने समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं, ठीक है। कृतवाच्य प्रधान भाषा का प्रयोग विधि साहित्य में होता है। तो क्या होता है कि इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, उसने किस मनोदशा से उसको बनाया है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर अनुवादक को काम करना होता है। तो क्या होता है कि सही प्रकार से अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो सही प्रकार से नहीं हो पाया तो जो अर्थ निकलेगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक उसके सामने चुनौती होती है। उसके लिए यह सावधानी बरतना अत्यधिक आवश्यक है ताकि अनुवाद को मूल प्रभाव ही बना रहे। तो अनुवादक के लिए ये सावधानी रखना बिल्कुल आवश्यक है कि किस मनोदशा से या फिर किस प्रकार जो ओरिजिनल कंटेंट बनाया गया उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन तैयार हो। अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए गए गलती से भी या फिर हो भी गए तो उसका जो अर्थ निकलेगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। और वो अर्थ क्या होगा, उस अधिनियम, अगर किसी अधिनियम का ट्रांसलेटेड वर्जन किया जाए तो अधिनियम टोटली ही बदल जाएगा। विधि की भाषा, विधि की भाषा का अपना विशिष्ट होता है। न्याय भाषा में द्व्यर्थकर्ता अथवा संदिग्धकर्ता नहीं होना चाहिए। अब देखिए विधि की क्या है, अपनी भाषा की विशिष्टता है। विधि अपने ही आप में क्या है, एक विशिष्ट भाषा है। दूसरा, न्याय भाषा में द्व्यर्थ तथा संदिग्ध अर्थ नहीं होना चाहिए। न्याय की जो भाषा है उसका ना ही कोई और अर्थ निकलना चाहिए, अगर कोई एक सेंटेंस है तो उसका एक ही अर्थ निकलना चाहिए, उसमें कोई और अर्थ ना हो, या आगे मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तथा संदिग्ध, कोई भी संदिग्ध चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा हो, ठीक है। एकदम क्लीन होना चाहिए कि इसका मतलब ये है, मतलब यही है, कोई और इसका मतलब नहीं निकलेगा, ताकि अर्थ निर्णय में कहीं किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, मतलब कोई गलती ना हो। अगर कोई निर्णय लेना है तो कोई गलती ना हो उस चीज़ को पढ़कर। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में एक छोटा सा वाक्य है, ही शुड बी हैंग्ड, ठीक है। अंग्रेजी में एक छोटा सा वाक्य है, ही शुड बी हैंग्ड को लेते हैं। इस वाक्य में यह तो स्पष्ट है कि उसे लटकाया जाए। क्या इस वाक्य में यह स्पष्ट है कि उसे लटकाया जाए, परंतु इसमें यह नहीं कहा गया कि कब तक लटकाया जाए, ठीक है। तो इसमें क्या टोटली ये नहीं बताएगा कि लटकाया, इसमें ये बताया गया सिर्फ लटकाया जाए, ये नहीं बताया गया कब तक लटकाया जाए। तो इसके दो अर्थ निकल जाते हैं, उसकी मौत तक उसे लटकाना है या फिर उस व्यक्ति को लटकाते ही छोड़ देना है, मतलब लटकाते ही वापसी बुला देना है। तो इस प्रकार से अब ये देखें, कहने की ज़रूरत नहीं कि छूट जो इस व्यक्ति को छूट मिली है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, एक बार मौत की सज़ा एक मुजरिम को मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, एक बार वो मौत से भी बच जाएगा अगर ये वाली सेंटेंस प्रयोग की जाती है। तो सूली पे टांगते ही मुजरिम कह उठा बस हो गया, क्योंकि न्यायाधीश ने तो केवल लटकाने के लिए सजा दी थी। अब सोचिए कि न्यायाधीश ने ये वाली सेंटेंस बोली कोर्ट के अंतर्गत, कोर्ट में जब मुजरिम को लटकाया जाएगा तो मुजरिम क्या बोल सकता है, मुजरिम बोल सकता है, सूली पे टांगते ही मुजरिम बोल सकता है कि मेरे को वापसी हटाओ यहाँ से, क्योंकि न्यायाधीश जो कि जज है उसने क्या कहा, केवल लटकाने की सजा दी है। इसके बाद ही उक्ता अंग्रेजी का वाक्य, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, एक उक्ता मतलब एक कंप्लीट वाक्य होना चाहिए, ही शुड बी हैंग्ड टिल डेथ। मतलब ये कब तक इसको कब तक टांगा जाए, मतलब कब तक सूली पे लटकाया जाए, जब तक कि वो मर नहीं जाता, अपनी डेथ मौत तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको पूरी तरह से लटकाया जाए। तो इसमें क्या बताया गया, इसके कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसको लटकाया जाएगा सिंपली, और तब तक लटकाया जाके रखा रहेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, अधिक
अभी अभिधारकता तथा परिदर्शिता न्याय की भाषा की उल्लेखनीय विशेषताएं बतलाती है। विधि की भाषा की विशेषता पर विचार करते हुए राजभाषा आयोग ने कहा, कानून की भाषा सुनिश्चित, संक्षिप्त, सुस्पष्ट होनी चाहिए। तो कानून की भाषा क्या होनी चाहिए? सुनिश्चित होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, मतलब लोग एक ही बार में उसे समझ पाए, और सुस्पष्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी आप कह सकते हैं लोग समझ भी पाए, और संक्षिप्त, सिंपल होनी चाहिए। आगे देखें, विधिक अनुवाद के अंतर्गत संसदीय प्रश्नोत्तरी, विधेयक, अधिनियम आदि आते हैं। तो विधिक अनुवाद, जो विधि अनुवाद का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत संसदीय प्रश्नोत्तरी, संसद के द्वारा कोई प्रश्नोत्तरी तैयार की गई वो, कोई विधेयक हो गया, कोई अधिनियम हो गया, आदि आते हैं। इनका अनुवाद सटीक और प्राविधायिक विधक होना चाहिए तथा भाषा में सुनिश्चितता, एकार्थता और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये जो अनुवाद किया जाएगा, इस अनुवाद को सटीक और प्राविधिक होना चाहिए। अनुवाद का प्रभाव क्या हो? सटीक भी हो, प्राविधिक भी हो, तथा भाषा जो बोला गया है, सेंटेंस बोली गई है, वो सुनिश्चित होनी चाहिए, एकार्थ होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। विधिक अनुवाद से हमें शब्द का चयन विधि आयोग की शब्दावली से करना चाहिए। अगर हमें विधिक क्षेत्र में अनुवाद करना है तो हमें केवल विधि शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। शब्दावली में आए शब्द कहीं कहीं अति संस्कृतनिष्ठ होने से जटिल हो गए हैं। ठीक है, तो आपको जब शब्दावली आप चेकआउट करेंगे, देखेंगे वो शब्दावली, तो कई शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि कई ज़्यादा कठिन है। ठीक है, वो संस्कृत से रिलेटेड हो गए हैं, संस्कृति से रिलेटेड हो गए हैं। इस प्रकार से आपको शब्द, जो जटिल शब्द भी देखने को मिलेंगे, परंतु विधि में जटिलता के गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो विधि के क्षेत्र में जो जटिलता है उसको क्या गुण के रूप में स्वीकार किया गया। कुछ शब्द आपको एकदम सिंपल देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है कानून के जो भाषा होनी चाहिए वो सिंपल होनी चाहिए, लोगों को सिंपली समझ में आए, उनको कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। परंतु कुछ शब्द ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो कि जटिलता है, जो कठिन है। इसका अनुवाद भी अक्सर जटिल रूप लेकर हमारे सामने आता है। ठीक है, जब हम जटिल शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो अनुवाद आता है वो भी थोड़ा सा जटिल हो जाता है। फिर भी अनुवाद में हमें अपेक्षाकृत सरल भाषा का प्रयोग लाना चाहिए। तो हमसे जितना हो सके हम सरल भाषा का प्रयोग करें अनुवाद करते समय। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी रूप देखिए। तो ये कुछ दिया गया है, जैसे मूल एक सेंटेंस है, द रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2008। तो अगर हम इसका ट्रांसलेटेड वर्जन चेकआउट करेंगे तो ये होगा, ये विनियम वर्ष 2008 के जनवरी माह की पहली तारीख से प्रभावी होगा। तो आपको क्या लगता है, ये एकदम सही है? नहीं, इसमें जो ये बताया गया है इसका टोटली आप कह सकते हैं सिंपली उसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया गया, परंतु नहीं, इसका सही क्या होगा, ये विनियम 1 जनवरी 2008 से लागू होना चाहिए। ये थोड़ा सा पढ़ने और समझने में कठिन है, परंतु ये एकदम सिंपल है कि ये विनियम, जो भी नियम है वो 1 जनवरी 2008 से लागू होना चाहिए या लागू होगा। विधिक अनुवाद के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। तो विधिक अनुवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है अधिनियम का अनुवाद। जब भी जो विधिक क्षेत्र है, अगर उसमें हम महत्वपूर्ण अंग देखें तो वो क्या है, अनुवाद है, सॉरी अधिनियम का अनुवाद है। विधेयकों का अनुवाद भी इसी के अंतर्गत आता है। जो भी कोई विधेयक बनाया जाता है, ठीक है, तैयार किया जाता है, उसका अनुवाद का काम भी इसी के अंतर्गत आता है। अधिनियमों के अनुवाद में सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि अंग्रेजी में अधिनियम को अर्थ है, अधिनियम का क्या अर्थ है, हिंदी में अनुवाद करते समय यही अर्थ निकलना चाहिए। तो जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अधिनियम है या फिर विधेयक है उसका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है, क्या अर्थ है। और जब हम उसे हिंदी में करेंगे तो ये देखेंगे कि क्या वही अर्थ निकल रहा है जो हमने इंग्लिश में देखा था। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं गलती है, अगर निकल रहा है तो आपने एकदम ठीक अनुवाद किया है। अंग्रेजी में जो कहा जा रहा है उससे ना तो अधिक अर्थ जो है अधिक निकलना चाहिए और ना ही कम निकलना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि भाषांतर यथार्थ होनी चाहिए, जो भाषा है वो यथार्थ होनी चाहिए। अर्थ में ना तो अतिव्याप्ता होनी चाहिए और ना अल्पव्याप्ता। सिंपल सी बात है, जो भी अर्थ है ना ही उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बोली गई हो और ना ही जो चीज़ ओरिजिनल में बोली गई है उससे कम बोली गई हो, ना ही अल्पव्याप्ति और ना ही अतिव्याप्ति होनी चाहिए। अधिनियमों के हिंदी पाठ को निर्वाचन न्यायालय में होते हैं। निर्वाचन के लिए वही सिद्धांत लागू होते हैं जो मूल अधिनियम को लागू होते हैं। इसीलिए अनुवादक
को वही सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो अनुवादक को सही सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्योंकि जो नियम आप कह सकते हैं ओरिजिनल जो अधिनियम बनाया गया उसके अकॉर्डिंग फॉलो होंगे, वही नियम हिंदी के अनुवाद के अकॉर्डिंग भी फॉलो होंगे। इसीलिए किसको, अनुवादक ट्रांसलेटर को सावधानियां बरतनी चाहिए अपना काम करते समय। तो ये था आपका विधि अनुवादक का पूरा अनुवाद का पूरा चैप्टर, जिसमें हमने जितने पॉइंट हो सकते थे कवर करे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई डाउट है वहाँ पे आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। आपको ये आपका ख़त्म हो चुका है टोटली सिलेबस, ठीक है। सिलेबस बस आपको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको ट्रांसलेशन की जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से करनी है। बिकॉज ट्रांसलेशन का क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपसे ट्रांसलेशन के पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपको एक बड़ा पैराग्राफ भी दिया जाए और हो सकता है आपको छोटे छोटे पैराग्राफ भी दिए जाएं, जिनका आपको ट्रांसलेशन वहाँ करके दिखाना होगा। तो ट्रांसलेशन जितना अच्छा हो सके सिंपल, उतना ही आपको करके वहाँ दिखाना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई चैप्टर से कंटेंट से रिलेटेड कुछ आता है तो आप ये जो हमने बताया ये आप लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।